गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की सेकंड ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट ई लेक्चर की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था आईएफएम का। इस लेक्चर के अंदर हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे आईएफएम की। कौन कौन सी थ्योरीज हैं उनको हम पढ़ेंगे जो आईएफएम के अंदर इंक्लूड की गई है। जो सबसे पहली फर्स्ट थ्योरी है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी। उनके अकॉर्डिंग जो आईएफएम है वो क्या है, उन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ट्रेड बिटवीन टू नेशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट देन अनदर इन द प्रोडक्शन ऑफ one commodity but is less efficient than the other nation is producing a second commodity, then both nations are gained by each specialization in the production of commodity of its absolute advantage and exchanging part of its output with the other nation for the commodity of its absolute disadvantage. By this process, resources are utilized in a more efficient way and the output of both commodities will rise and two nations would gain. Thus, according to absolute advantage theory, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ए विन विन गेम। एडम स्मिथ कहता है कि जो ट्रेड होता है दो नेशंस के बीच में वो एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। उससे क्या होता है कि एक नेशन बहुत एफिशिएंट तरीके से दूसरी नेशन के साथ प्रोडक्शन करती है किसी कमोडिटी का जो कि लेस एफिशिएंट होता है दूसरे नेशन का, क्योंकि दूसरे नेशन का पास उस सेकंड कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन के अंदर जो दोनों नेशंस हैं वो चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को गेन करें, और उस प्रोडक्शन को गेन करने से क्या होएगा कि जो भी कमोडिटी की जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है जो कि हम लोग एक दूसरे नेशन से एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आउटपुट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे नेशन से, तो जो अदर नेशन की जो कमोडिटी है वो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगी, क्योंकि उसको उसकी नीड है, उस कमोडिटी की नीड है। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है तो किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से उसकी नीड होती है, तब जाके वो उसका प्रोडक्शन करता है। तो इससे क्या होता है कि जो एडवांटेज है इस थ्योरी का वो ये है कि जो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, तो हमें दोनों कंट्रियों के बीच में क्या करना पड़ेगा, एक एब्सोल्यूट मैनर पे उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बाय दिस प्रोसेस रिसोर्सेज आर यूटिलाइज इन द मोर एफिशिएंट वे। इस प्रोसेस के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है हम उसका बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, एफिशिएंट वे से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, जिससे कि जो आउटपुट है दोनों कम्युनिटीज़ का, एक नेशन की और दूसरी नेशन की कम्युनिटीज़ का, वो राइज होती है और उससे दोनों कंट्रीज़ के नेशंस का जो प्रॉफिट है वो गेन होता है। तो जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक विन गेम है। सेकंड जो थ्योरी है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी रिकार्डो ने दी थी। अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो, द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, even if one nation is less efficient than the other nation in the production of both commodities, there is still a basis for mutually beneficiary trade. The first nation should specialize in the production for the export of the commodity in which the absolute disadvantage is the smaller, and the import of the commodity in which its absolute disadvantage is greater, that is the commodity of its competitive disadvantage. रिकार्डो ये कहते हैं कि उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया था, जिसके अंदर वो बताते हैं कि जब एक नेशन की जो एफिशिएंट है वो कम है दूसरे नेशन से प्रोडक्शन के अंदर, जब वो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करती है, तो उसका जो म्यूचुअली बेनिफिशरी होती है, उस मतलब ट्रेड का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बेनिफिट्स कमा सकें, वो भी बहुत मिनिमम होता है। तो जो फर्स्ट नेशन है वो स्पेशलाइज होता है किसी प्रोडक्शन के अंदर और वो एक्सपोर्ट करता है कमोडिटीज़ का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज के थ्रू, जिससे कि जो इम्पोर्ट है उस कमोडिटी का वो इंक्रीज़ हो जाए, और इससे जो हमारा जो ट्रेड है वो एब्सोल्युटली डिसएडवांटेज होता है और ग्रेटर होता है, क्योंकि हम जो कमोडिटी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव कॉस्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव कॉस्ट थ्योरी, वन ईच नेशन शुड देन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑफ इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ इट्स output with the other nation for the commodity of its competitive advantage. However, as each nation specializes in producing the commodity of its competitive advantage, it incurs increasing opportunity cost. Specialization will continue until relative commodity prices in the two nations become equal at the level at which trade is equilibrium. When trading with each other nation add up consuming more than in the absence of trade,
It is also observed that with increasing cost, even if two nations have identical production frontiers, there it still a basis for mutually beneficial trade in taste or demand preference there in the two nation. अगर हम बात करें थर्ड थ्योरी की, तो थर्ड थ्योरी क्या किससे रिलेटेड है? हमारी कॉस्ट से रिलेटेड। तो कंपेटिटिव कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि एक नेशन जब स्पेशलाइज हो जाता है प्रोडक्शन किसी कमोडिटी का, तो उससे वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस लेता है, और जब वो एक्सचेंज करता है उसके आउटपुट को किसी दूसरे नेशन की कमोडिटी के साथ, तो उसके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उससे वो फुलफिल होते हैं। जब हर एक नेशन स्पेशलाइज हो जाता है किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इंकर करता है, साथ साथ जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ करता है। जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसके अंदर हमारी कमोडिटी जो स्पेशलाइज है किसी पर्टिकुलर नेशन के अंदर, तो उसकी जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइजेज हैं वो टू नेशन के रिगार्डिंग इक्वल होती हैं हर लेवल पे, और जो ट्रेड इक्विलिब्रियम है वो हमारा सही होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, जब दोनों नेशन की जो रिलेटिव कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो एक जैसी हों। तो अगर हम बात करें, जब हम ट्रेडिंग करते हैं एक दूसरे नेशंस के अंदर, तो जो कंज्यूमिंग है उस कॉमोडिटी की वो बढ़ने लगती है, तो जिससे जो ट्रेड है वो हमारा ट्रेड से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो इससे ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है दोनों नेशंस के बिहार पे, तो उससे हम एक आइडेंटिकल प्रोडक्शन फ्रंटियर बनाते हैं, जिससे हम जो हमारे ट्रेड के जो म्यूचुअल बेनिफिशरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा टेस्ट है, हमारी डिमांड प्रेफरेंस है किसी दो नेशंस की, वो फुलफिल होती है। सेकंड जो थ्योरी है वो है स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द स्टैंडर्ड theory of international trade is also known as factor endowment theory. A nation will export the commodity intensively its relatively abundant and cheap factor of the production and import the commodity intensively in its relatively scarce and expensive factor. Out of all possible forces that could cause a difference in pre-trade relative commodity price between nations. स्टैंडर्ड थ्योरी क्या बताती है कि स्टैंडर्ड थ्योरी ने ये बताया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको हम एक फैक्टर के रूप में एंडोमेंट थ्योरी के रूप में भी यूज़ करते हैं। जब एक नेशन किसी कमोडिटी का एक्सपोर्ट करता है, तो उसके रिलेटिवली वो एक एबिडेंट और चीप फैक्टर अपने प्रोडक्शन के अंदर डालता है, और साथ साथ जो इंपोर्ट्स हैं कमोडिटी की वो इंटेंसिव और रिलेटिवली स्केर्स होते हैं और एक्सपेंसिव फैक्टर होते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी कमोडिटी का, तो हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चीप होते हैं, और जब हम किसी कमोडिटी को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को पॉसिबल करने के लिए, इन फोर्सेस को पॉसिबल करने के लिए, तो हमारी जो ट्रेड के अंदर जो कॉज आता है वो ये होता है कि जो डिफरेंस है हमारे रिलेटिव कमोडिटी के अंदर, हमारी प्राइस के अंदर दो नेशन के बीच में, वो इस ट्रेड से पूरी होती है। अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट और थ्योरी है वो है मर्चेंटलिस्ट व्यू। अब मर्चेंटलिस्ट जो मर्चेंट्स होते हैं ट्रेड के, वो उनके व्यू से क्या थ्योरी बताई गई है कि द मर्चेंटलिस्ट व्यू ऑन द ट्रेड वर्ड दैट वे ऑफ ए नेशन टू बिकम रिच एंड पावरफुल वाज टू एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट। दस द गवर्नमेंट है to do all in its power to stimulate the nation exports and discourage the restrict imports, particularly the import of luxury consumption goods. However, since all nations could not simultaneously have an export surplus and the amount of gold and silver available for setting trade balance was fixed at the end particular in time, one nation could gain only at the expenses of other nation. मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया गया है कि जो ट्रेड है हमारे कंडीशन का, वो अगर रिच होना चाहता है, पावरफुल होना चाहता है, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे किससे? इंपोर्ट से। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगर पावर में आना चाहती है और वो चाहती है कि हमारी कंट्री नेशन हर डेवलप्ड रहे, तो उसके स्टिमुलेशन के बेसिस पे जो नेशन एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा किया जाता है, और जो भी इंपोर्ट्स हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई दी जाती है। तो जो हम इंपोर्ट्स जो करते हैं उस कंडीशन में, उसमें हम लग्जरी कंजप्शन, जो लग्जरी हमारे गुड्स हैं उनका हम इंपोर्ट्स करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नेशंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली चेंज नहीं हो पाते, और उनके एक्सपोर्ट सरप्लस और जो भी अमाउंट होता है गोल्ड और सिल्वर का वो अवेलेबल होता है,
उस टाइम पे ट्रेड बैलेंस को पूरा करने के लिए और फिक्स करने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो उससे जो नेशन के जो गेन्स है, मीन्स जो भी उनके प्रॉफिट हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं किसी दूसरे नेशन के एक्सपेंसेस पे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 5 थ्योरी पढ़ी, और 5 थ्योरी के अंदर जो सबसे पहली थ्योरी थी वो थी हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड थ्योरी पढ़ी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और उसके बाद हमने पढ़ा कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ी स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और लास्ट में हमने मर्चेंट लिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस मर्चेंट के व्यू से एक थ्योरी को समझा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।